कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। फिर लाए हैं मैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं अच्छे साबित होंगे। वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। हम 2-3 प्रश्न आपके लिए इस सीरीज में लाते हैं, जैसे एक प्रश्न का पूर्ण पोस्टमार्टम किया जाता है। आपको इससे निश्चित ही फायदा मिल रहा होगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 से 15। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से 51। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। अनुच्छेद 36 इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षाकृत न हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनके अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं? अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाएं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। नंबर 1, सभी नागरिकों को आजीवन के प्रयास साधन का अधिकार। नंबर 2, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। नंबर 3, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकृत से बचाना। नंबर 4, पुरुषों और महिलाएं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। नंबर 5, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। नंबर 6, बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण न होना। ये सभी बातें अनुच्छेद 39 में की गई हैं। अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों की सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 में राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A में उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 में राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन का बढ़ावा देगा। ऑप्शन 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचियां जाति SC, अनुसूचियां जनजाति ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए। अब बात करते हैं उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद। अनुच्छेद 44
भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राज्य की कायाकल्प ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 51 यह शोषण करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना। ये रहा हमारा इस प्रश्न का विश्लेषण। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 जो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैश्विक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्रवाई को छोड़कर जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधायी कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया है कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीना और वे सब पहलू जो जीवन का अर्थपूर्ण, पूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं इसमें शामिल है। विदित हो कि इसके बाद भी न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमाओं का विस्तार किया है, जिसमें शामिल है आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई और कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन ए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ऑप्शन बी संघ और राज्य सूचियां, ऑप्शन सी भाषाएं, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर के अधिनियम। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। अब बात कर लेते हैं भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों के बारे में। तो भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची में इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति,
एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक आदि को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद तीसरी, अनुसूची 3, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 4 या अनुसूची 4, इसके अंतर्गत राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। अनुसूची 5, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की गई है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अनुसूची 7, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। संघ अनुसूची, इसके अंतर्गत 100 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। राज्य अनुसूची, इस अनुसूची में 61 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित मामलों में केंद्र भी कानून बना सकता है। संविधान के लागू होने के समय केवल 66 इसमें विषय थे। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। इस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य द्वारा बनाए गए कानून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें केवल 47 विषय थे। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। सन 2004 में 4 नई भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे उच्च न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। अभी तक 9वीं अनुसूची में 283 अधिनियम हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है। 10वीं अनुसूची, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मूल अधिकार में जोड़ा गया। यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न के बारे में प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नागरिकता के अधिग्रहण के तरीके में से एक है? ऑप्शन 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन बी पंजीकरण, ऑप्शन सी राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी दोहरी नागरिकता। नागरिकता, भारतीय नागरिकता के बारे में बात करें। संवैधानिक प्रावधान, नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार यह संसद के अन्य अधिकार क्षेत्र में है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का
विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए इस अनुच्छेद को संविधान को अपनाते हुए 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्रीय का समावेश शामिल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2015 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए नागरिकता अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु मूल कानून में संशोधन किया गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष देशीयकरण द्वारा कर दिया गया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दबा के शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं वीडियो कैसी रही। आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं आपसे वादा करता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका टेस्ट जो सरकारी नौकरी का सपना है वो निश्चित ही पूरा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे साथ आप जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मात्र 4 सब्सक्राइबर चाहिए भाइयों, मात्र 4। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कराएँ। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके दिखाएं। ओके बाय। फिर मिलते हैं हम आपको कल अन्य प्रश्नों के साथ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।